हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, आज हम आपके सामने पढ़ेंगे लाइट प्रोसेस के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मुझे पता है मैं जो आपकी वीडियो वो लेट डाल रही हूँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बेटा मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है तो मैं आपको एक टाइम पर वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि आपकी रोजाना वीडियो डल जाए। ठीक है, और दूसरा आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें, जो कि मैं आपको बोलती नहीं हूँ करने के लिए, लेकिन प्लीज आप वीडियो को कंप्लीटली देखें और आपको वो हेल्पफुल ही रहेगी। ठीक है, तो हम अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ह्यूमन बींग्स को। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा आपका न्यूट्रिशन ले देख के आपको फूड से ही मिलता है। तो हम इसमें किसको एनालाइज करेंगे बेटा, इसमें हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम को एनालाइज करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो बिगनिंग होती है ना, जो फूड डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है। तो बेटा आपका जो फूड डाइजेशन है वो आपकी बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। जो आपका पूरा का पूरा जो अंदर का हिस्सा, ये सारे किस में कंसीडर करते हैं, हम बक्कल कैविटी में कंसीडर करते हैं ना। जब आप पहली बार फूड को इंटेक करते हो तो आप माउथ की ओपनिंग करते हो। अब बक्कल कैविटी में भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं और टंग प्रेजेंट होती है। तो आपके ये टीथ और टंग किस में हेल्प करते हैं, तो बेटा ये फूड को सॉफ्ट बनाने में और फूड को छोटे छोटे यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी फूड को च्यूइंग करने में, चबाने में हेल्प करते हैं। तो मैम टंग किस में हेल्प करती है, तो टंग बेटा टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है आपकी टेस्ट बड। ठीक है, वो टेस्ट बड यानी कि टेस्ट बड क्या बताएगी, टेस्ट ही बताएगी, कुछ अलग तो बताने वाली है नहीं। तो टेस्ट बड आपको क्या बताती है, किसी भी फूड के टेस्ट के बारे में बताएगी कि वो फूड खट्टा है, स्पाइसी है, मीठा है, सॉल्टी है, जो भी है उस फूड के टेस्ट के बारे में वो आपको बताएगी। ठीक है, तो टंग में जो टेस्ट बड होती है, जो टंग का टिप पार्ट होता है ना, ये मान लो आपकी टंग है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। तो ये टिप पार्ट है ना, ये टिप पार्ट आपका किसको बताएगा बेटा, स्वीट, यानी कि कोई भी मीठा आप खा रहे हो, अगर वो खाने में मीठा है तो आपकी जो टिप वाला जो आगे का फ्रंट का हिस्सा है वो स्वीट के लिए क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है, यानी स्वीटनेस किसी भी फूड की आपको टिप पार्ट से पता चल जाएगी। अब ये जो लेटरल हिस्सा है, जो साइड वाला है, ये आपको किसका बताएगा कि कोई फूड सोल्टी है खाने में, है ना, नमकीन है, या कोई फूड आपका सोरे खट्टा है, तो वो आपका लेटरल पार्ट बताएगा। और कोई फूड खाने में बीटर यानी कि कड़वा है, तो ये आपका लास्ट वाला पार्ट आपको बता देगा कि वो फूड है वो खाने में कैसे हैं, खट्टे कड़वे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी जो टेस्ट बड होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके टेस्ट बताने के लिए। पहले रिपीट कर देती हूँ कि फ्रंट जो आपका टिप पार्ट होता है वो स्वीट को बताएगा, जो लेटरल पार्ट होता है, साइड पार्ट होता है, वो आपके सोल्ट को बताएगा या सोर, यानी कौन सा फूड आपका खट्टा है या सोल्टी है उसको के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और कोई फूड अगर खाने में कड़वा है, बीटर है, तो ये आपका लास्ट वाला पार्ट आपको बताएगा। ठीक है, अब आ जाती है आपकी टंग। टंग के बारे में ना आगे भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी मैं टंग के बारे में बता देती हूँ बेटा। जो टंग है वो क्या सिक्रेट करती है, स्लाइवा सिक्रेट करती है, जो कि स्लाइवा क्या करता है, फूड के साथ मिक्स करके क्या बना देगा, फूड के साथ क्या मिक्स हो जाएगा आपका स्लाइवा, जो कि फूड को एक सॉफ्ट बना देता है ताकि फूड इजीली से डाइजेस्ट हो जाए। तो जिसे हम बोलस बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, स्लाइवा और फूड मिक्स बनकर क्या बना देते हैं, बोलस, यानी फूड को सॉफ्ट बना देते हैं। अब आपके माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि सिक्रेट करती है क्या, अमाइलेज एंजाइम। क्या सिक्रेट करती है, अमाइलेज एंजाइम, या बोल सकते हैं टाइलिन एंजाइम। क्या बोल सकते हैं, टाइलिन या स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम को सिक्रेशन करेगी। इसको टाइलिन को ही हम क्या बोलते हैं, अमाइलेज, है ना। तो ये किसके लिए एक्टिवेट होता है बेटा, ये एंजाइम आपके स्टार्च के लिए एक्टिवेट होता है। स्टार्च यानी कि आपने खाने में कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने में कौन हेल्प करेंगे, आपके टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके स्लाइवरी आपके माउथ में 3 स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पैराटॉइड,
सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो कि किसमें हेल्प करती है, सलाइवा को सिक्रेट करने में हेल्प करती है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ग्लैंड कहाँ कहाँ पर आपके माउथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पर अभी सिर्फ इतना याद रखें, जो टंग है वो एंजाइम सिक्रेट करती है, टाइलिन या फिर अमाइलेज, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्च। यानी कि मान लो आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लिया, क्या ले लिया बेटा आपने, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, आपने कार्बोहाइड्रेट को क्या करा है, इनटेक किया। अब ये कार्बोहाइड्रेट जब लिया तो इसने क्या करा, एमाइलेज एंजाइम ने इस कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में, किसमें, माल्टोज, है ना। अब बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज होता है कि आपने देखा है कि जो आपका फूड होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं तो ब्लू से ब्लैक कलर का हो जाता है, और ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया और वो कार्बोहाइड्रेट अब आप उसके ऊपर बाहर रिलीज कर किसी भी प्लेट में या कंटेनर में, अब उस पे ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन आप डालोगे तो आप नोटिस करोगे कि उसका ब्लैक कलर नहीं होगा। क्यों नहीं होता, तो बेटा क्यों, पहले वो एक कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन जैसे ही आपने माउथ में उसको इंटेक किया तो बेटा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में, है ना। और माल्टोज का कलर ब्लैक नहीं होता है, इसलिए उसका कलर ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है। अब ये तो हमने टंग के बारे में पढ़ ली, अब हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे ना। टीथ और टंग इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। जहाँ ये आपके स्टार्टिंग पार्ट होते हैं, आपकी बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो जाता है बेटा, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। बक्कल कैविटी में पूछा जाएगा आपको किसका डाइजेशन होता है, तो याद रखना बक्कल कैविटी में आपके 30% कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे टीथ। टीथ यानी स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है, ओडोंटोलॉजी, यानी कि स्टडी, यानी टीथ की स्टडी करना क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो देख लीजिए, ओडोंटोलॉजी यानी टीथ की स्टडी क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। अब ये जो टीथ का जो फॉर्मेशन हुआ है बेटा, ये कहाँ हुआ है, मतलब जो टीथ फॉर्मिंग है, जो आपके टीथ बने हुए ना व्हाइट व्हाइट कलर के, ये किस सेल से बने हुए, बेटा आपकी पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। ये कभी भी मत भूलना, ये आपके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इस सेल वर्ड को मत भूलना। इस सेल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, बट बनी सेल से है। और आपके टीथ किस सेल से बने हैं, तो आपके जो टीथ है बेटा ओडेंटोब्लास्ट सेल से बने, किससे बने हैं, ओडेंटोब्लास्ट सेल। ये क्या है, आपकी टीथ फॉर्मिंग सेल से, क्या है, टीथ फॉर्मिंग सेल, ठीक है। अब बेटा जो आपकी अपर लेयर होती है टीथ की, है ना, जो ये आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहे हैं ना, जो आप देखना अपने मिरर में जाके देखना, व्हाइट व्हाइट लेयर, है ना, जो आपको ये व्हाइट लेयर दिखाई देती है, जो अपर लेयर होती है टीथ की, ये आपकी कहलाती है, यानी जो अपर लेयर, कौन सी बेटा, अपर। ये मान लो आपका एक टीथ है, अब ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपकी कहलाती है इनेमल, है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, इनेमल बोलते हैं। और जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर का कहने का मतलब है बेटा, जो कि आपकी जो मसूड़ों के अंदर होती है ना, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन, क्या बोलते हैं, डेंटाइन, ठीक है। और आपकी जो सबसे लास्ट की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पल्प, क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऊपर एक बार फिर से बना देती हूँ। जो ये आपकी, ये कुछ इस तरीके की लेयर होती है, डायग्रामेटिकली थोड़ी सी पुअर हूं बेटा, है ना। ये जो हिस्सा होता है ना, ये जो आपको दिखाई देता है, ये तो आपका क्या कहलाता है, इनेमल, क्या कहलाता है, इनेमल, ठीक है। अब ये जो अंदर का हिस्सा होता है कुछ इस तरीके का, है ना, ये आपके अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो कि आपका क्या कहलाता है बेटा, ये आपका डेंटाइन होता है, क्या कहलाता है, ये आपका डेंटाइन, ठीक है। और जो बिल्कुल लास्ट का, ये जो बिल्कुल अंदर का, ये आपका कहलाता है पल्प, है ना, ये आपका क्या होता है, पल्प कहलाता है, ठीक है। और टीथ के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपके क्रोन, नेक, ठीक है, और ये जो आपके अंदर क्या होती है, रूट होती है, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्रोन, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाती है, नेक, नीचे वाली, ठीक है। और जो इसके अंदर रूट्स होती हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, रूट, ठीक है। तो ये आपके टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से, क्रोन, नेक और आपके क्या कहलाती हैं, रूट्स, ठीक है।
जो कि आपने देखा है कि जो रूट्स को आपके जो आप कभी भी डॉक्टर्स के पास गए होगे, दांत वालों के पास, तो आपने देखा है कि वो नीचे आपके मसूड़ों में क्या लगा देते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे रूट्स यानी कि आपकी जो नर्व्स होती है वो क्या कर देता है, एकदम सुन कर देता है, जिससे आपको पेन नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा ये आपका कौन सा हो गया, इनेमल। जो आपको व्हाइट लेयर दिखाई देती है ना टीथ की, ये आपकी क्या कहलाती है, इनेमल्स कहलाती है। ठीक है, और ये इनेमल क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ह्यूमन बींग्स की बॉडी का जो आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका इनेमल कहलाता है। ठीक है, तो ये हार्ड क्यों होता है, ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि जो आपका इनेमल है ना, ये हार्ड होता है। तो बेटा ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, और साथ में किससे बनता है, कैल्शियम फोस्फेट से। किससे बनता है, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट। पूछा जा सकता है इनेमल का कंपोजिशन, तो इनेमल का कंपोजिशन आप याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फोस्फेट, जिसे हम मिलाकर क्या बोलते हैं, कैल्शियम एपेटाइट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम एपेटाइट, है ना। इसको हम दो टर्म बोल सकते हैं कि भाई इनेमल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम फोस्फेट का कंपोजिशन होता है, या ये क्या बोल सकते हैं, इसको केमिकली फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम एपेटाइट्स का होता है। ठीक है, या फिर सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स। क्या बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इनेमल का केमिकल कंपोजिशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि जो आपके टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बेटा जो आपके टीथ होते हैं वो हिट्रोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, हिट्रोडोंट। हिट्रो का मतलब है ना क्या, हिट्रो, हिट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट, हिट्रोडोंट होते हैं। ठीक है, और साथ में ये आपके टीथ कहलाते हैं, हिट्रोडोंट तो कहला ही रहे, और इसके साथ हम इसको एक नाम और देते हैं जिसका नाम है डाइफायोडोंट। यानी कि जो ह्यूमन टीथ होते हैं वो हिट्रोडोंट भी होते हैं और डाइफायोडोंट भी होते हैं। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है बेटा, डिफरेंट, यानी कि आपके ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलते हैं, टीथ। डोंट का मतलब होता है क्या, टीथ, यानी कि डिफरेंट टाइप के टीथ मिलते हैं। और डाइफायोडोंट का मतलब, यानी डाइफायोडोंट टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स के, यानी कि टू सेट ऑफ टीथ। क्या होते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ। टू सेट्स ऑफ टीथ का मतलब है बेटा कि ह्यूमन बींग्स में दो बार टीथ आते हैं ना, आपके दो सेट होते हैं। एक मिल्क टीथ होते हैं, जो आप छोटे होते हो बचपन में, जब 1 से लेके आप 5-6 साल तक के होते हैं, तो आपके में कौन से टीथ रहते हैं, मिल्क टीथ रहते हैं ना। तो ये डाइफायोडोंट कहां से है, दो सेट के टीथ होते हैं, यानी कि मिल्क ऑफ टीथ। और दूसरे आपके जो दांत आते हैं, यानी ये तो आपके दूध के दांत हो गए, ये कौन से हो गए, दूध के दांत। और दूसरे आपके होते हैं परमानेंट टीथ, है ना, जो कि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच चलते हैं, टूट भी जाते हैं, तो ये आपके परमानेंट टीथ हो गए। ये चीज समझ में आई। ये यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें किस टाइप के टीथ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे डाइफायोडोंट या फिर हिट्रोडोंट, ये वाले टीथ होते हैं। डाउंट का मतलब होता है आपके टीथ। ठीक है, अब बेटा एक चीज आती है कि ये टीथ कितने टाइप्स के हैं, ये तो आपने बता दिया। तो बेटा ह्यूमन बींग्स में आपके पाए जाने वाले टीथ होते हैं आपके ICPM, है ना, इंसीजर्स, यानी ICPM, ये आपके होते हैं इंसीजर। ठीक है, इंसीजर्स। ठीक है, C यानी कैनाइन्स, ये आपके 4 टाइप के टीथ होते हैं। प्रीमोलर्स, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, प्रीमोलर्स, और ये आपके होते हैं मोलर्स। ठीक है, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, ये आपके टीथ होते हैं, यानी इनका फॉर्मूला ICPM। अगर आपसे पूछा जाए, आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है टीथ का फॉर्मूला, तो याद रखना टीथ का, जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 20। यानी कि आपकी बॉडी जब छोटे बच्चे होते हैं उनके मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, याद रखना 20। और जो आपके परमानेंट टीथ आती है उनकी संख्या कितनी होती है, 32। आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो डेंटल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीथ अपर हाफ, है ना, अपर हाफ कितना, ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ टीथ लोअर हाफ, लोअर हाफ।
ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई 2 क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका, यानी कि ये आपका तो क्या है, ये आपका लोअर जबड़ा, ये आपका अपर जबड़ा, ठीक है, ये आपका लोअर जो हो गया, ये आपका इसका हाफ है ना, यानी कि इधर भी आपका क्या है ICPM, इधर भी क्या है ICPM, इधर भी क्या है ICPM, ठीक है। तो ये आपका जो हाफ टीथ है वो दूसरे हाफ साइड भी उतने ही क्या रहते हैं, टीथ रहते हैं, उनका मल्टीप्लाई 2 कर दो तो ये आपका क्या आ जाएगा कि आपके माउथ में कितने ओवरऑल टीथ होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट फॉर्मूला यानी परमानेंट टीथ की संख्या क्या होती है, तो बेटा परमानेंट टीथ की संख्या होती है 2 1 2 3, 2 1 2 3 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि 32। ये 2 यानी कि अपर हाफ में है, जो आपका आधा हिस्सा होता है ना, ये आपके इधर मान लो ये आपका अपर हाफ है, तो यहाँ पर 2 इंसीजर्स होंगे और यहाँ पर भी क्या होंगे 2 इंसीजर, तो टोटल कितने हो गए आपके 4 इंसीजर, यानी कि 4 इंसीजर आपके कहाँ है, अपर हाफ में है। नीचे क्या है, यहाँ पर एक कैनाइन्स है, ठीक है, तो इधर भी आपका क्या है एक कैनाइन है, यहाँ पर क्या है आपके 2 प्रीमोलर्स है, तो इधर भी क्या है 2 प्रीमोलर्स है। पीछे की साइड क्या है आपके 3 मोलर्स है, तो इधर भी क्या है 3 मोलर्स, यानी कि ऊपर की साइड कितने मोलर्स हो गए आपके 6 मोलर्स हो गए। तो आपका क्या हो गया, ओवरऑल कितने टीथ हो गए आपकी बॉडी में 32 हो गए। ये तो किसके है, परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है, क्या है बेटा परमानेंट टीथ का। अब आपके मिल्क टीथ का आ जाता है, किसका आ जाता है, मिल्क टीथ के बारे में बात करेंगे। यानी परमानेंट टीथ का तो फॉर्मूला आपका 2 × 2 अपॉन में 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 32। अब आ जाता है आपके मिल्क टीथ। मिल्क टीथ का फॉर्मूला होता है 2102 2102 मल्टीप्लाई 2, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 2 से करोगे 4, 2 को करोगे तो कितना हो जाएगा 6 और इसको करोगे तो 4, यानी कि ऊपर भी कितने हो जाएंगे आपके ये पूरे 20 हो जाएंगे। ये आपका पूरा 10 और 10 ये 20 आपके मिल्क टीथ का हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये हिट्रोडेंट टीथ तो मैंने बता दिया कि इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है, लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप्स के कितने 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ हो गए, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, तो इनका काम क्या होता है, तो बेटा जो आपका पहला टीथ आता है ना, पहला टीथ यानी कि आपका इंसीजर, क्या है बेटा इंसीजर्स, ठीक है, ये इंसीजर जो कि ये आपका कुछ इस तरीके से ये आपके इंसीजर्स होते हैं, जिनको आपने अपर हाफ यानी कि जो आगे जो फ्रंट के टीथ होते हैं ये वाले, ये आपके इंसीजर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, कटिंग में, है ना। आपने कभी एप्पल खाया हो, है ना, कभी भी एप्पल खाना हो या आपने कोई भी बनाना खाना हो, कुछ भी खाना, तो सबसे पहले आपके इंसीजर क्या करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैनाइन्स, क्या बेटा कैनाइन्स, कैनाइन्स क्या करते हैं, टीयरिंग, यानी कि किसी भी चीज को आपको चीरना हो, फाड़ना हो, पन्नी को फाड़ना हो या कुरकुरे चिप्स की पॉलिथीन को आपको फाड़ना हो, तो उसमें आपके कौन हेल्पफुल होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, ठीक है, जो कि टीयरिंग्स में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स है ना, प्रीमोलर्स आपके क्या करते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स ये आपके क्या करते हैं, च्युइंगिंग में हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, च्युइंगिंग, यानी कि आपके फूड को चबाने में कौन हेल्प करता है, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये आपके फूड को किस में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स भी आपके कई बार टीयरिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा टीथ है जो कि वेल डेवलप्ड नहीं होता। देखो काटना भी आपको करना पड़ता है, ठीक है, चबाना भी आपको पड़ता है, लेकिन जो आपकी कैनाइन है, जो टीयरिंग, जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को फाड़ने का, तो चीरने और फाड़ने का काम आपका नहीं होता। ये आपके शेर, चीता होते हैं जो किसी को मारने में या फाड़ने में हेल्पफुल होते हैं, तो ये टीयरिंग्स होते हैं बेटा, ये टीयरिंग सॉरी आपके कैनाइन्स है ना, ये कैनाइन्स क्या है आपके ह्यूमन बॉडीज में नॉट वेल डेवलप्ड, है ना। पूछा जा सकता है कि कौन पूरी तरीके से विकसित नहीं है, कौन सा टीथ ह्यूमन बीइंग्स में पूरी तरह से विकसित नहीं है,
तो ये आपका क्या आ जाएगा, कैनाइन्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि ह्यूमन बॉडी में हम जो आपके माउथ में दो चीजें पढ़ रहे हैं, टीथ और टंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। टंग के बारे में, टंग पर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट बड, जो कि आपके फूड के टेस्ट को डिफाइन करती है। ठीक है, सलाइवा क्या करता है, आपके सलाइवरी अमाइलेज या फिर ट्राइलिन एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आपका टीथ पढ़ रहे हैं। टीथ क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं आपके, एक परमानेंट टीथ होता है और एक मिल्क टीथ होता है। अब ह्यूमन टीथ को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोडोंट, क्योंकि हिट्रो का मतलब है डिफरेंट टाइप्स के, यानी कि कितने टाइप्स के पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में टीथ, 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, फिर आपका आता है मिल्क टीथ के बारे में पढ़ लिया। अब इसको हम डाइफाइडेंट भी बोलते हैं, क्योंकि दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क और विजडम टीथ। हमने परमानेंट टीथ का फॉर्मूला पढ़ लिया, 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2, ये आपका किसका है, यानी कि नंबर ऑफ अपर टीथ, नंबर ऑफ हाफ लोअर टीथ मल्टीप्लाई 2, ये परमानेंट टीथ का फॉर्मूला हो गया। अब आपकी 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ क्या करते हैं, तो इंसिजर आपका कटिंग में हेल्प करता है, कैनाइन्स आपका किस में हेल्प करते हैं, टीयरिंग, चीरने फाड़ने में। प्रीमोलर्स भी क्या करते हैं, टीयरिंग में, बट वो आपकी च्यूइंग में ज्यादा हेल्प करेंगे, फूड को चबाने में। आपके मोलर्स भी फूड को चबाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपके जो मिल्क टीथ का फॉर्मूला है वो एक बार देख लीजिए, ये होता है 2102 और ये 2102, ये भी मैंने बता दिया, यानी कि ओवरऑल कितने होते हैं, 20। तो ये पूछा जा सकता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन से टीथ नहीं पाए जाते, तो उसमें बेटा प्रीमोलर्स टीथ है वो आपके अब्सेंट होते हैं ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन से टीथ नहीं होते, प्रीमोलर्स टीथ नहीं होते। ठीक है, अब बेटा आपके जो लास्ट में आने वाले जो दांत, जिसे आप क्या बोलते हो, अक्ल की जड़ है ना, विजडम टीथ है ना, तो ये विजडम टीथ क्या होते हैं, आपके लास्ट मोलर होते हैं। विजडम टीथ क्या होते हैं, लास्ट आपके मोलर्स होते हैं, इनको भी क्या बोलते हैं, मोलर्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं। लेकिन इसको क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि अभी हम कुछ छोटा सा एक टॉपिक देख रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या देख रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए, या ये कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी में वेस्ट है, वेस्ट जिसका कोई यूज नहीं है। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी में कोई ऑर्गन ऐसा है जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो कैसा ऑर्गन हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। हमारी बॉडी में आपके जो विजडम टीथ मान लो है ना, दूध के दांत जो आपके लास्ट में आते हैं, अकल की झाड़े है ना, जिन्हें हम अभी मैंने बताया कि विजडम टीथ को है ना, ये क्वेश्चन बनता है कि लास्ट मोलर कौन से टीथ होते हैं, तो आप उन्हें क्या बोलोगे, विजडम टीथ बोलोगे। ठीक है, अब इन विजडम टीथ का यूज क्या होता है बेटा, इनका कुछ यूज नहीं होता है। इनका ये कह सकते हैं कि आप जो खाना खाते हो उस खाने को फंसाने में हेल्पफुल रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ब्रश करते हो तो आपकी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होती है, आपका खाना है यहाँ जाकर अटक जाता है, जिसके कारण सबसे पहले कैविटी कहाँ बनेगी, आपके विजडम टीथ में बनेगी। ना तो ये आपके खाने को चबाने में हेल्पफुल है, ना किसी को चीरने फाड़ने में हेल्पफुल है, ना कटिंग में हेल्पफुल है, ना बाइटिंग में हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये किस लिए, तो ये हम किस में कंसीडर करते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन में। दूसरा आपका वेस्टिजियल निकेटिंग मेम्ब्रेन है ना, निकेटिंग मेम्ब्रेन। बेटा आपने अगर नहीं पता क्या होती है निकेटिंग मेम्ब्रेन, निकेटिंग आई मेम्ब्रेन कह सकते हैं। आप देखना, जो ये आपके आईज की साइड में एक हल्की सी ट्रांसपेरेंट झिल्ली जो बाहर की साइड निकल रही है, ये आपकी कैसी है, वेस्टिजियल मेम्ब्रेन है, निकेटिंग मेम्ब्रेन है, जिसका कोई यूज नहीं होता। तो पहले क्या था इसका यूज, तो पहले बेटा जब हम जो ह्यूमन्स होते थे स्विमिंग ज्यादा करते थे, तो आपको पानी के दुष्प्रभाव से, यानी कि पानी के इफेक्ट से बचाने के लिए आपकी आईज पर क्या आ जाती थी, एक लेयर आ जाती थी जो कि आपकी आंखों को पानी से प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन ये अब हम इतना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम किसी भी चीज का यूज करके अपनी आईज को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इस कारण ये हमारी कैसी हो गई, एक वेस्टिजियल ऑर्गन। लेकिन इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना जो पानी में रहते हैं, उनमें ये वेल डेवलप्ड है, उनमें ये वर्क करती है, तो उसमें हम इनको वेस्टिजियल ऑर्गन में कंसीडर नहीं करते हैं। फिर आती है निपल्स, निपल्स
ऑफ मैन, है ना, निपल्स ऑफ मैन। आपने देखा होगा जो मेंस की निपल्स होती है वो भी हमारा कोई यूजफुल नहीं है, उसका भी कोई यूज नहीं है, तो वो भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब आता है ईयर पिना, है ना, हमारा ईयर पिना जो है, यानी कि ये हमारा, ये क्या करते हैं, अपने हाथी का देखा होगा जब उसको हवा करनी होती है तो ऐसे फैन की तरह उसका यूज कर लेता है, ठीक है। तो ये आपका ईयर पिना भी किसी भी काम में हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि जब भी आपको मच्छर होता है, मच्छर बाइट करते हैं तो उनको उड़ाना होता है, या मक्खी कोई बाइट कर रही हो तो आप तुरंत अपने हाथ का यूज करते हो, कान का यूज नहीं करते, क्योंकि अब ये वेस्टिजियल हो चुका है, इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, पर हाँ, साउंड को रिसीव करने में हेल्पफुल होता है। तो बेटा ये आपका ईयर पिना आपके मतलब एक तरीके से हम किस में कंसिडर करते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन में कंसिडर करते हैं। तो ये तो हमने आपके किसके बारे में पढ़ लिया, बक्कल कैविटी, टीथ और टंग के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे बता दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ह्यूमन बींग्स में टोटल वेस्टिजियल ऑर्गन कितने हैं ना, तो ह्यूमन बींग में टोटल वेस्टिजियल ऑर्गन आपके कितने हैं बेटा, 100। आप कहोगे मैडम इतने, हाँ बेटा इतने ही है, 3-4 नहीं है, 4 तो आपके सॉरी ये आपके विजडम टीथ है जिनका कोई यूज ही नहीं है, और आपके अपेंडिक्स जानते हो ना, आपकी बॉडी में जो कैल्शियम है ना, अपेंडिक्स कैल्शियम, ठीक है, जिसका आपकी बॉडी में कोई भी यूज नहीं है। पहले के टाइम में हम क्या करते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे जिनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट था, जो डाइजेस्ट कराने में हेल्प रहता था, लेकिन धीरे धीरे हम पकाकर खाना खाने लग गए ना, तो हमारी बॉडी में क्या हो गया, सेलुलोज का डाइजेशन बंद हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपेंडिक्स में कन्वर्ट हो गया, जिसका कोई भी यूज नहीं बचा है, ठीक है। अब एक आता है कि टस्क ऑफ एलिफेंट, है ना, आपने देखा होगा कि जो आपने हाथी देखे हैं, हाथी के दांत हैं जो बाहर की साइड निकल रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टस्क। तो ये टस्क किसका मॉडिफाई होता है, ये आपके 3-4 दांत पता है, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, है ना, मोलर्स, तो ये इसमें से ये टस्क किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो बेटा ये आपके इंसिजर का मॉडिफिकेशन होता है। ये हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये टस्क है, हमारे एक टाइम में क्या होते हैं, सारे टीथ की ग्रोथ रुक जाती है ना, ऐसे नहीं है बढ़ते जा रहे, लेकिन एलिफेंट में क्या होता है, उसका जो इंसिजर है, बाकी सारे टीथ की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, लेकिन इंसिजर टीथ की ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, तो बाहर की साइड जैसे ही आप उसे कट कर देते हो फिर उसकी ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती रहती है। तो किसका मॉडिफिकेशन है, टस्क आपके इंसिजर का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, फिर आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, हमने बक्कल कैविटी और टंग के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, है ना, डाइजेशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में आपका किसका डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ये डाइजेशन किसके थ्रू होता है, तो बेटा ये डाइजेशन आपकी बॉडी में कौन करते हैं, एंजाइम्स। कौन करते हैं, एंजाइम, यानी कि डाइजेशन टेक प्लेस बाय द एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स के थ्रू आपकी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है। और ये जितने भी अब एंजाइम्स होते हैं बेटे, ये सारे के सारे एंजाइम्स कैसे होते हैं नेचर में, प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन एक एंजाइम ऐसा है जो कि प्रोटीन नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं राइबोजाइम, यानी ये आरएनए एंजाइम भी इसको बोलते हैं। आपके स्टेटमेंट रीजनिंग और असर्शन और रीजनिंग में आ सकता है कि बेटा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन या ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। तो बेटा याद रखना ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, लेकिन ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन एक्सेप्ट, क्योंकि आपके क्या है, राइबोजाइम है। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन नेचर का नहीं होता है। अब बेटा ये होते हैं बायो कैटलिस्ट, है ना, बायो मतलब इन्हें जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है कि ये प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, और दूसरा बेटा ये आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं। ये जो एंजाइम्स है ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर। प्लांट है तो प्लांट की बॉडी में एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इन्हें जैविक बोल रहे हैं, बायो बोल रहे हैं। दूसरा आपके एनिमल्स है तो एनिमल्स बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं।
और ये जितने भी एंजाइम्स है, बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स, ये किसमें हेल्प करते हैं? कैटलिस्ट एक टर्म होती है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। लेकिन ये बायोकैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज लेके आते हैं। वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, पर इनका ज्यादातर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैंने पढ़ाया था कि डाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी में। बकल कैविटी में कौन प्रेजेंट है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है? आपकी 3 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक होता है पैराटिड, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। ठीक है, अब ये जो पैराटोइड ग्लैंड है ये आपके बिलो द ईयर, यहाँ पर आपकी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? पैराटोइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है बिलो द ईयर। ठीक है, दूसरा सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो कि ये आपका लोअर जो है, यहाँ पर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट। और सब लिंगुअल जो कि आपके टंग के नीचे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड है ना बेटा, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? एक्टिवेट करती है। क्या करती है बेटा? आपकी 3 सलाइवरी ग्लैंड बताई थी, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? एक्टिवेट करती है। किसको एक्टिवेट करेगी बेटा? वही आपकी सलाइवा को एक्टिवेट करेगी। सलाइवा जैसे ही एक्टिवेट होगा तो बेटा क्या करेगा? एंजाइम का सिक्रेशन कराएगा। किसका सिक्रेशन कराएगा? आपके एंजाइम का सिक्रेशन कराएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपका कौन सा एंजाइम होगा बेटा? आपका बताया था टाइलिन एंजाइम, है ना। अभी बता दिया 3 ग्लैंड होती है आपकी बकल कैविटी में, पैराटोइड, सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। पैराटोइड बिलो द ईयर होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पर मैक्सिलरी, और सबलिंगुअल आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या करती है? एक्टिवेट करेगी किसको? सलाइवा को। और सलाइवा किसका सिक्रेशन कराएगा? एंजाइम का। और वो एंजाइम आपका कौन सा होता है? टाइलिन, या इसे बोल सकते हैं कि ये आपका होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अब ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। अब ये सलाइवरी अमाइलेज उस कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन। ठीक है, अब बेटा ये माल्टोज क्या होता है? तो बेटा माल्टोज आपका ये जो आपका अभी बताया मैंने, आपका जो स्टार्च है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज क्या है? डाइमर ऑफ ग्लूकोज है। क्या है? डाइमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब डाइमर ऑफ ग्लूकोज यानी कि 2 ग्लूकोज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? आपके बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपकी बात आती है, यहाँ तो आपके बकल कैविटी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आपका आता है स्टमक। क्या आता है? स्टमक। तो बेटा यहाँ तो आपकी बकल कैविटी हो गई, और ये आपकी एक लॉन्ग ट्यूब जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, जो कि एक नाम दिया जाता है इसका फूड पाइप, यानी फूड पाइप। क्यों? क्योंकि ईसोफेगस से आपका फूड क्या होता है? पास होता है। तो बेटा ईसोफेगस में क्या फूड का डाइजेशन होता है? तो याद रखना कि फूड का डाइजेशन ईसोफेगस में नहीं होता। ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, ये वो रास्ता है जहां से आपका फूड पास होगा। जो ये फूड का मूवमेंट होता है, यानी ईसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है वो कौन सा है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है। कौन सा है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं फूड का, किसमें? ईसोफेगस में होता है। अब फूड ईसोफेगस से कहाँ आएगा? आपके स्टमक में आएगा। स्टमक में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये आपकी कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, ये कैसी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या करेगी? आपका ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगी। यानी कि आपके स्टमक में क्या सिक्रेशन हो गए? 3 सब्सटेंसेस का सिक्रेशन होता है। पहला आपका बनता है एसियल, दूसरा आपका बनता है म्यूकस, और तीसरा आपका बनता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन, ये एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, एंजाइम पेप्सिन आपके रेनिन, ठीक है, ये लाइपेज, ये इन एंजाइम्स का क्या करता है? सिक्रेशन कराता है। ठीक है, अब बेटा आपका जो फूड है वो पास होकर कहाँ आया? आपके स्टमक में। तो यहाँ पर किसका सिक्रेशन हुआ? आपके एचसीएल का, यानी कि आपके हाइड्रोक्लोरिक
हाईली कोरेसिव नेचर का है। तो मैडम ये हमारे स्टमक में सिक्रेट क्यों होता है? तो बेटा ये आपके स्टमक में इसीलिए सिक्रेट होता है ताकि आपके जो आने वाला फूड है उसको इजीली से क्या करा सके, डाइजेस्ट करा सके, और अगर उस फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया या कुछ पैथोजन आए हैं तो उनको किल करने में हेल्पफुल होता है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है बेटा कि इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है, चाहे वो आपके पेप्सिन है, रेनिन है, चाहे वो लाइपेज एंजाइम है, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन कराता है? आपका HCl एक्टिवेट कराता है। कौन कराता है? HCl। यानी कि ये दो फंक्शन करता है, किल्स द बैक्टीरिया। क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा। और दूसरा इसका फंक्शन होता है एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। यानी कि किसको एक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट द एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स को एक्टिवेट कराने में। कहां? प्रेजेंट इन द स्टमक। जो कि कहां प्रेजेंट है? आपके स्टमक में प्रेजेंट है, उनको एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है आपका HCl। ठीक है, अब ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब बेटा ये तो आपके एक्टिवेट करा देगा एंजाइम्स को। ठीक है, आपका HCl एक्टिवेट करा रहा है एंजाइम्स। यहाँ तक आपको कोई समझ में नहीं आया तो बता दीजिए। अब क्या होता है बेटा, अब ये HCl अगर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो, सिक्रेट होना, यानी कि आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसका बहुत ज्यादा क्या सिक्रेशन करा रही है, तो जो आपकी एक लेयर होती है स्टमक के ऊपर जो कि किसका सिक्रेशन कराएगी? म्यूकस का। किसका कराएगी? म्यूकस का। अगर ये HCl ज्यादा मात्रा में कब बनेगा? जब आप दबा के खाए जा रहे हो तो ये क्या करेगा? फूड का डाइजेशन नहीं करा पा रहा होगा, तो जिसके कारण आपकी बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाता है? बहुत ज्यादा मात्रा में HCl, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर ये इन जो आपकी स्टमक की वॉल है इनको ब्रेक करना शुरू कर देगा जब एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस का। किसका सिक्रेशन? एक्सेसिव सिक्रेशन किसका? गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस कौन आपका कौन सा सिक्रेशन कराएगा? HCl का। और इससे क्या होगी, जो ये स्टमक की वॉल है इनमें एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ये वॉल क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, जिसके कारण आपको एक प्रॉब्लम होगी जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर, है ना। यानी कि आपके पेट में क्या बन जाएगा? अल्सर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपकी बॉडी में अल्सर बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके स्टमक में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे H बैक्टीरिया या फिर बोलो हेलिकोबैक्टीरिया। क्या बोलो? हेलिकोबैक्टीरिया और पाइलोरी। हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी, ये इस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके स्टमक में क्या करता है? अल्सर कॉज करता है। ठीक है, अब इसके सिक्रेशन को कैसे? भाई आपका HCl मैंने बताया कि जो स्टमक में जितने भी एंजाइम्स है वो कब एक्टिवेट होंगे? जब आपकी बॉडी में HCl होगा। और HCl किसमें हेल्प करता है? स्टमक में जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट कराने में हेल्प करेगा। तो आपका पहला एंजाइम्स कौन सा आ जाता है पेट में? आपके स्टमक में पेप्सिनोजन। कौन सा आ जाता है बेटा? पेप्सिनोजन। ठीक है, ये पेप्सिनोजन आपके स्टमक में पाया जाता है, जो कि किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिवेट फॉर्म में। अब इस पे HCl वर्क करेगा। ठीक है, अब ये HCl क्या करेगा? इन एंजाइम्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? प्रोटीन के। यानी कि जो आपका पेप्सिन है वो क्या करेगा? प्रोटीन को किस में ब्रेक कर देगा? आपके पेप्टोन्स। ठीक है, और किस में ब्रेक कर देगा? प्रोटीएजेस में। ठीक है, प्रोटीएजेस में या पेप्टोन्स में इसको ब्रेक कर देगा। अब ये पेप्टोन्स क्या होता है? देखो बेटा, पहले तो पता होना चाहिए प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर है किसके? अमीनो एसिड के। ये एक अमीनो एसिड की चेन है। ये किसका पॉलीमर है? आपके प्रोटीन का। अब ये जो आपका पेप्टोन्स है ना, ये पेप्सिन ये क्या करेगा? प्रोटीन को किसमें ब्रेक कर देगा? पेप्टोन। यानी कि छोटे छोटे अमीनो एसिड की चेन में क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। यानी ये छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में क्या कर देगा? इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, लेकिन आपका क्या कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का? नहीं बेटा, कंप्लीट कब करेगा? कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं करता है। कंप्लीट करता तो ये क्या करता? अमीनो एसिड को सिंगल में ब्रेक कर देता, बट ये क्या कर रहा है? फ्रेगमेंट में ब्रेक कर रहा है। तो
पार्शियली डाइजेशन इन प्रोटीन, सॉरी पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है? आपके स्टमक में। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या आपका पेप्सिन प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन कराता है, कंप्लीटली डाइजेशन कराता है? तो बेटा ये आपका पार्शियली डाइजेशन कराता है, किसमें? स्टमक के अंदर। ठीक है, अब आपका आ जाता है दूसरा एंजाइम जिसको हम बोलते हैं रेनिन। ठीक है, रेनिन एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, आपके रेनिन कहाँ पाया जाता है बेटा? ये आपके स्टमक में ही पाए जाने वाला एंजाइम है। ये आपके कैसे फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये भी क्या है आपके इनएक्टिव, सॉरी प्रोरेनिन। अब HCl की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेनिन का क्या काम होता है मैम? तो बेटा ये रेनिन एंजाइम्स है, ये आपके मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब क्या करेगा ये रेनिन? क्या करता है बेटा? आपका किस में कन्वर्ट करा देगा? आपका रेनिन जो कैसीन है, कैसीन क्या है? एक मिल्क डाइजेस्टिव प्रोटीन है। क्या है आपका कैसीन एक प्रोटीन है। ये कौन सा प्रोटीन है? ये कैसीन आपके मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? कैसीन। जो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है कैसीन। अब रेनिन क्या करता है? इस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके पैराकैसीन में। किस में कन्वर्ट कर देगा? पैराकैसीन में। क्यों? क्योंकि बेटा आपने देखा होगा जो बच्चे दूध पीते हैं और वो कुछ देर बाद वोमिटिंग करते हैं, तो वो वोमिटिंग आपने देखा होगा वो दूध दही की फॉर्म में बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है आपका पैराकैसीन। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर रेनिन प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। या इसे कह सकते हैं ये कौन सा प्रोटीन है? मिल्क कोगुलेशन प्रोटीन। कौन सा है? मिल्क कोगुलेशन प्रोटीन। ठीक है, अब आपका ये मिल्क कोगुलेशन प्रोटीन है। ये रेनिन बेटा आप देखना कि बच्चों में ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये प्रोटीन्स आपके ह्यूमन बींग्स में कईयों में कंप्लीटली क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, उनमें खत्म हो जाता है, जिसके कारण उनके बॉडी के अंदर मिल्क का डाइजेशन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि वो क्या करे? दही का डाइजेशन करे। ठीक है, अब आपका तीसरा एंजाइम आपका आ जाता है लाइपेज, है ना? कौन सा? लाइपेज। अब लाइपेज किसका डाइजेशन कराता है बेटा? लाइपेज आपका किसका कराएगा? फैट का डाइजेशन। किसका कराएगा? फैट का। और फैट यानी कि आपके लिपिड को, है ना? लिपिड प्रेजेंट होता है, लिपिड को किस में ब्रेक करेगा? फैटी एसिड में। ठीक है, किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ठीक है, ग्लाइसरॉल में क्या करेगा? आपका ब्रेक करना शुरू कर देगा। आपके यहाँ तक इतना समझ में आया? उसके बाद आप क्या करोगे कि ठीक है ये आपके जो HCl सीक्रेट तो हो गया, लेकिन इसमें पूछा जा सकता है कि HCl आपके स्टमक में सीक्रेट हो रहा है, तो HCl आपका कौन सीक्रेट करेगा? आपका पैराइटल सेल या ऑक्जेनेटिक सेल्स, ये आपका क्या सीक्रेट कराती है? आपका ऑक्जेनेटिक सेल्स। ठीक है, ये सॉरी एक मिनट बेटा, आपका पैराइटल और आपका कौन सी? ऑक्सीनेटिक सेल्स। ठीक है, ये किसका सिक्रेशन कराएगी? आपके HCl की सिक्रेशन कराने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आपके स्टमक का इतना मैंने पार्ट पढ़ा दिया है डाइजेशन सिस्टम का। आगे हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपकी नॉलेज में अच्छी साबित होगी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन आपका नेक्स्ट कल आपसे डिस्कस करेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, थैंक यू।